जो नेक्स्ट हमारा 9th हो गया जी इनवर्स। अब इसके बाद में जो ये प्रॉपर्टी है, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नाम दे देते हैं 10th डिटर्मिनेंट। सिंपल सी बात, डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर जो कभी आपको लगे कि इसमें दिक्कत है तो आप देखोगे इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो बात दोनों की सेम है, क्योंकि जब कभी भी ऐसा आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे ये मॉड भी लगाना होगा, तो आप या इसको मॉड समझ लो या इसको आप डिटर्मिनेंट समझ लो। तो उस केस में आप कुछ इस तरह से लिख लेना जिससे कि आपको चीज़ें आसान लगे। इफ अगर कोई डी है और वो डायगोनल D1 D2 डॉट डॉट DN है, अगर जो बाय द वे इसका अगर जो डिटर्मिनेंट अगर आपको फाइंड करना पड़े तो कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट का साइन लगता है, आई बराबर एन कर देना क्योंकि एन तक गया है, और डी आई हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 1 0, और ये अगर बात इसको अगर जो आप देखोगे तो ये कुछ ये लिखा है D1 फिर 0 0 0, यहाँ पे भी सारे 0, ये सब 0 रहेंगे और ये हमारा DN रहेगा। ये कुछ डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा जाता है, मतलब डायगोनल जब लिखा जाता है। और ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलो 3 मान लेते हैं। तो जब इसका अगर जो बाद में आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़ेगा तो आप देखोगे कि आप डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करोगे 3 और 2। ठीक उसी प्रकार से जब इसका अगर जो बाद में आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़े, यही चीज़ अगर जो बाद में बढ़ा दूँ 3 2 4 हो जाता, तब अगर जो बाद इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं को प्रोडक्ट में लिखना है। ये अगर जो बाद में आप अगर देखोगे तो D1 प्रोडक्ट D2 प्रोडक्ट डॉट डॉट DN ये लिखा हुआ है। या इसके अगर जो प्रोडक्ट आपको समझ में ना आए तो ये इस तरह से क्रॉस बना लेना, ये मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, डायरेक्ट बस आंसर लिखेंगे जो आएगा। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे हमारा 24 हो गया। तो ये हमारा बस डायरेक्ट लिखा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये ध्यान रखना। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखो, द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is the product of diagonal एलिमेंट। मतलब चाहे अपर ट्रायंगुलर हो लोअर ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगुलर भी दो तरह से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 1 2 3, अगर इसके ऊपर ये सारी एलिमेंट्स सपोज ये लिखा है, तब ये हमारा हो गया अपर ट्रायंगुलर। इस तरह से होगा 1 2 3 सपोज लिखा है और वही यहाँ पे लिखी हैं चीज़ें, ये इधर इस तरह से 0 0 है, 4 5 6 और यहाँ पे 0 0 है। तो ये हमारा अपर लोअर ट्रायंगुलर हो गया। इसमें ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो आप देख लेना कि अपर किसको बोलेंगे लोअर किसको बोलेंगे, आप कमेंट भी कर देना जिससे कि और लोग भी समझ जाएं। और आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो चलो इसको मैं आप कैसे लिखोगे ये बता देना। ए और बी इसमें से कौन सा अपर है कौन सा लोअर है, आप इस तरह से लिख देना। ए अपर ट्रायंगुलर या सॉरी बी अपर ट्रायंगुलर, जो भी मतलब, तो आप इस तरह से ए के आगे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर जो भी हो लिख देना जिससे कि और लोग भी समझ लें। तो इसमें क्या होगा, जब ऐसा कुछ होगा तो आप करके भी देखोगे, अगर बाद इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर आपको फाइंड करना पड़ी तो वो वही डायगोनल एलिमेंट सिर्फ लिए जाएंगे जो ऊपर ये लिया गया था। तो वही सेम इसमें भी रहेगा, तो इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही प्रोडक्ट करके और ये हम सारा कर लेंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें तो इफ ए इज सिंगुलर, तो मैंने बार बार आपसे बोला है ए हमारा जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब क्या हम लाएंगे जी इनवर्स। और यही अगर जो बाद में ए अगर नॉन सिंगुलर है तब हमारा ये इसके इक्वल नहीं होगा 0 के, ये एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा, तब यहाँ पर ए ये लेकर के आएंगे, ये एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर इनवर्स। और अगर जो बाद में कोई इस तरह से भी इसका भी निकालना चाहे तो इससे भी निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखें हम, तो इफ ए अगर जो बाद में पॉजिटिव डेफिनेट, मैंने बोला था ये ध्यान रखना पॉजिटिव डेफिनेट है, देन जो उसका डिटर्मिनेंट आप इस तरह से भी चेक करके देख लेना
कि अगर जो पॉजिटिव होगा तो ये इस तरह से मतलब आएगा हमारा। अगर जो बाय द वे ये हमारा होगा पॉजिटिव डेफिनेट है, ए अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाय द वे हम देखें इसका ट्रांसपोज अगर जो बाय द वे हम लें, सपोज एक कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसका ट्रांसपोज लिया गया है, और तुम मतलब सपोज ये मान लो कि ये कोई क्वेश्चन है, ये दे रखा था और तुमने यहाँ पर ही इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा हुआ कि आपको सपोज इन्वर्स फाइंड करना था और आपने निकाल लिया। देन नेक्स्ट जब स्टेप में गए आपको इन्वर्स करना पड़ा और इसका भी इन्वर्स मतलब डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़े तो जो इसका मतलब रहेगा वही इसका भी डिटर्मिनेंट रहेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, ए अगर जो बाद में नॉन सिंगुलर है तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये इसका इन्वर्स होगा, ये आपको मैंने बता भी दिया। अगर जो बात है किसी को इन्वर्स निकालने में भी अगर दिक्कत होती है तो वो बोल देगा, मैं किसी क्वेश्चन में जब आएगा तो मैं उसको प्रॉपर करके दिखा दूंगा। ये अगर जो बात में n क्रॉस n का है, ये देख लेना बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये सपोज बाद में हम यहाँ पे पहले आपको दिखा देते हैं। इसके बाद 2 और a दे रखा है, इसका अगर जो बाद में आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है तो जो यहाँ पे लगा होगा वही यहाँ पे लगा करके और ये हम लिख लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसकी पावर में लगेगा और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, मतलब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो, ये खूब यूज करेंगे। अब इसको अगर जो बात इन जनरल अगर हम लिखें, सी एक स्केलर सपोज मान लेते हैं, स्केलर मैंने बताया था 1 क्रॉस 1 का होगा, तो ये सी की पावर n होगा और ये हमारा a होगा, खूब यूज करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इफ अगर जो बाय द वे ए कोई एक स्क्वायर है मैट्रिक्स और इसका अगर जो मतलब पार्टीशन अगर ये आपको करना हो, तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं चीज़ें कुछ लिख देता हूँ जिससे कि ये होगा। मैं चाहता तो मैं यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जितना मैंने बता दिया है वही मैं बस समझ लो रिपीट कर रहा हूँ, बस उसको इस प्रॉपर्टी में ऐड कर रहा हूँ। एंड A11 A22 अगर ये भी स्क्वायर है मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर है, बट नॉट नेसेसरी, ब्रैकेट में लिखना बट नॉट नेसेसरी, अब ये क्या बता रहा है ये जरा आप देख भी लो। इसको अगर जो बाद में चलो हम कुछ देर के लिए, क्योंकि ये खूब मैं यूज करूंगा, तो इसको मैं कुछ देर के लिए हटा देता हूं। हालांकि ये पार्टीशन की वैल्यूज हैं, मैं यहाँ पर इनको ए भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं आपको थोड़ा इसलिए मैं हटा रहा हूँ, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये भी हटा देते हैं। ये सपोज हम मान लेते हैं ई है, ये भी हमारा ई है, ए बी सी और ये हमारा डी है, और यहाँ पे ए और डी की बात की जा रही है क्योंकि यहीं पे वो लिखे थे। तब हमारा क्या होगा, अगर जो बाद में इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर जो ई का अगर जो सपोज अगर आपसे पूछ ले, चूंकि इसके अंदर जितनी भी होंगी ये मैट्रिक्स होंगी, तब इसका किस हिसाब से निकालेंगे वो जरा देख लो। ए ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये हमारा डी होगा और ये हमारा होगा सी, और ये हमारा होगा यहाँ पर ए का इनवर्स, और ये हमारा होगा यहाँ पर बी। इसी के आगे ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन है समझ लो। इफ जब ए हमारा क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा, हालांकि ऊपर मैंने लिख दिया है बट ये इसके लिए है। और अगर जो बाद में कोई ये सपोज उसको ये पता चलता है कि डी अगर जो बाद में नॉन सिंगुलर है, तब यहाँ पर क्या हम करेंगे, तब हम देख लेते हैं कि ए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर हम डी लिख देंगे इसका इन्वर्स, और यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, जो यहाँ पर ए था ये देखो इस साइड में चला गया, ये यहाँ पर आ गया, जो यहाँ पर है ए वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो बचा हुआ है डी वो यहाँ पर लिखा। जब डी को लिखा तो डी का इन्वर्स हम लिखेंगे और जो बचा हुआ है वो ए यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए जब इफ, और ये बहुत ज़्यादा, ये जितनी ये दो मैं बता रहा हूँ, आप पीसीए देखोगे, आप फैक्टर एनालिसिस देखोगे, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करूँगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये डी जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 या नॉन सिंगुलर भाषा इस तरह से भी हो सकती है।
या आप इस तरह से भी इसको कह सकते हो कि फुल रैंक हमारा है। अब अगर जो बात है इसी को अगर जो बात है अब जब हम पार्टीशन से अगर कर रहे थे, जैसे मैं कर रहा था वैसे अगर मैं करूं तब कैसे करता हूं ये जरा देखो। ए अगर जो बाय द वे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का अगर बाय द वे पार्टीशन अगर हम कर लें A11 A12 A21 A22, तब यहां पर अगर जो बाय द वे हम देखें कि वेयर A11 और A22 ये क्या है, सिमेट्रिक और नॉन सिंगुलर, मतलब ये दोनों कंडीशन हो, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, मतलब सेम साइज होना मतलब कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये ऊपर भी मैं जब लिखवा रहा था वहां पे ये होगा। तो अगर जो बाद में कोई अगर एक अगर डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना चाहे तो सेम यहां पर अब चीज रहेगी। A11 अगर सपोज ये आपको पता चल गया कि ये नॉन मतलब नॉन सिंगुलर है, तब इसको अगर आप लिखोगे तो A11 लिखोगे, फिर A22 अंदर लिखोगे, A21 लिखोगे, A11 लिखोगे, इसका इनवर्स A12 लिखोगे। देन इसके बाद में A22 और इसको अगर जो बाद में आपको लिखना पड़े तो A11 माइनस का A12 और A22 इसका इनवर्स और A21, ये हमारा कुछ आएगा। अब अगर जो बाद में चलो हम कुछ देर के लिए मैं इनकी रेंज भी अगर डिसाइड कर देता हूँ, P क्रॉस P का है, ये हमारा हो जाएगा, ये भी P क्रॉस P का होगा। और ये अगर आप देखोगे सपोज इसको मैंने Q मान लिया, ये भी हमारा Q हो गया, ये हमारा P माइनस का Q है, इसको भी हम मान लेते हैं P माइनस का Q। तब यहाँ पर अगर जो बात है आप देखोगे तो ये हमारा है Q क्रॉस Q का, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो जरा देखो क्या है, वो हमारा है Q माइनस का मतलब P माइनस का Q, और ये हमारा होगा P माइनस का Q। इसको भी आप जब करोगे तो ये भी सेम आएगा, बट जब इसके लिए करोगे तो ये हमारा होगा P माइनस का Q, और ये हमारा होगा P माइनस का Q, और ये जब इसका लिखोगे तो Q क्रॉस Q होगा। ये भी जब करोगे तो ये Q क्रॉस Q ये सेम रहेगा, ये मैंने आपको बताया था इससे पहले करके, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर A11 जो हमारा होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। A22 जो है हमारा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसके जो कुछ केस हैं वो जरा देख लेते हैं, क्या केस बनेंगे। फर्स्ट, ए जो है हमारा अगर जो बाय द वे कुछ इस तरह से अगर दे रखा है A11 0, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन लगा है, ये मैट्रिक्स है। A22 सॉरी A22, तो अगर जो बाय द वे इस केस में अगर जो इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़े तो सिंपल सी बात है, ये जीरो हो जाएंगे, तो ये जो अंदर वाला टर्म ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, A11 A22 कर लेना है। ठीक, अगर जो बाय द वे मतलब इन दोनों में से कोई भी रखोगे आंसर सिर्फ यही आएगा। देन अगर जो बाद में कहीं अगर इस तरह से अगर दे रखा है A11 A12, ये हमारा जीरो दे रखा है A22, तो अगर जो बाद में ये दे रखा हो या इस तरह से और करके ये भी हो सकता है A11 A21 ये जीरो है A22, तो उस केस में भी जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो यही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो देख लेते हैं, इफ ए और बी अगर जो स्क्वायर हैं और इनका सेम साइज है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इनका सेम साइज है, तो देन क्या होगा, ए बी जो होगा हमारा उसका हम इस तरह से अलग अलग करके भी, सपोज आपने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, इसका भी फाइंड कर लिया, और लास्ट में आपको इसका करना पड़े तो बस जो सपोज इसका 3 आया, इसका 2 आया, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका डिटर्मिनेंट रहेगा। और इसी को ये भी लिखा जा सकता है, बी ए भी लिखा जा सकता है, तो इसको भी मतलब ए बी भी लिखा जा सकता है, ये भी है डिटर्मिनेंट में। और ये भी हो सकता है ए का स्क्वायर अगर जो बाय द वे आपने निकाला है, मतलब ए का पहले आपने स्क्वायर किया फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, और चाहे आप ये निकाल करके ले करके आओ, सपोज ये आपने 2 निकाला था तो ये इक्वल होगा अगर जो इसका 2 का स्क्वायर कर दें मतलब 4। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है आर्थोगोनल, ये जरा देख लेते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर जब निकालेंगे वहां पर इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ये भी जरा देख लो। ये
सॉरी, इसको हम नंबर दे देते हैं, वो 10 था तो 11 हो गया। आर्थोगोनल वेक्टर और मैट्रिक्स दोनों के लिए है, दोनों के लिए मैं लिखा रहा हूं। अगर जो वादे 2n×1 के वेक्टर हैं, और वेक्टर कौन कौन से, जैसे सपोज बी एक मान लिया और सपोज एक ए मान लिया, एंड बी सेट टू बी आर्थोगोनल इफ ए और इस बी का अगर जो बाद में ये अगर इसका ऑर्डर अगर हम लिखें तो n×1 और ये हो जाएगा n×1। तो ये अगर जो बाद आप लिखोगे A1 B1, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए क्योंकि इनके नीचे मैंने वो बार नहीं लगाया, A2 B2 डॉट डॉट AN BN, तो ये हमारा इक्वल होगा 0 की। मतलब दैट इज करके आप ये लिख लो कि ये हमारा A और ये हमारा B आर्थोगोनल होने के लिए ये इक्वल होगा 0 की। अच्छा, अगर आर्थो नॉर्मल होगा तब क्या होगा, आर्थो नॉर्मल होने के लिए, आर्थोगोनल होने के लिए ये कंडीशन है, ये आर्थोगोनल, और आर्थो नॉर्मल होने के लिए ये जो है हमारा ये इक्वल होगा 1 के, आर्थो नॉर्मल। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेक्टर लिखने का ये एक तरीका है। ये इस तरह से, ये आरबीआई में क्वेश्चन पूछा जाता है होल्डर्स इनक्वलिटी, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको इस तरह से कुछ हम लिखते हैं, इसको हम थोड़ा बताते हैं आपको। ये जो हमारा है कुछ, ये समीशन लगेगा मतलब, और देन आई बराबर 1 से n, चूंकि इसका n×1 है तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा ए आई का स्क्वायर, तो जो इसकी वैल्यू है जब ये करके देखोगे तो ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसको अगर जो बाद में थोड़ा और अगर हम बताएं कैसे, जैसे सपोज ए अगर जो बाद में हमारा कुछ है 3×1 का, और ये हम मान लेते हैं वैल्यूज x y z, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर जो है, ये अगर 0 के इक्वल आ गया, तो सॉरी 1 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आर्थो नॉर्मल है। और ए और बी अगर जो बाय द वे आपस में हैं तो इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी आर्थो नॉर्मल ए या ए आर्थो नॉर्मल बी। बस उसके लिए कंडीशन इसके लिए चेंज हो जाएगी, ये हमारा ये हो जाएगा बी, ये कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, खास करके फैक्टर एनालिसिस, या आप देखोगे आइगन वैल्यूज में बहुत ज़्यादा, मतलब पीसीए जब हम करवाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये जरा एक देख लो, कॉस थीटा बराबर ए बी, और ये अंडर रूट में, सॉरी ये इतना बनाओ, ये हमारा A1 मतलब ए का ट्रांसपोज ये है, और बी का ट्रांसपोज फिर बी वेक्टर लिखेंगे। तो ये हमारा कुछ फार्मूला होता है आर्थो नॉर्मल, मतलब सॉरी आर्थो नॉर्मल फाइंड करने के लिए। और इसमें दो कंडीशन होंगी कि इफ, होंगी बहुत सारी बट दो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इफ थीटा बराबर अगर 90 दे रखा है, 90 का मीनिंग हो गया π/2, तो देन आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो इसको, ए और बी अगर जो बाद में ये हमारा अगर जो इसके इक्वल है तो हम इसको बोलेंगे A, B आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए ही ये साइन लगता था, वो आपको पता होगा। और अगर जो बाद में इफ ए और हमारा ए मतलब वेक्टर ये अगर 1 है, तब हम क्या लिखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन, ये जरा देख लेते हैं। द वेक्टर ए इज सेट टू बी नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड, फिर ए
अब जब इस तरह से ए सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब समझ लेना ये ए वाला ए है, ना कि ये वेक्टर वाला है। ए वेक्टर बी कैन बी नॉर्मलाइज्ड बाई डिवाइडेड या डिवाइडिंग बाई इट्स लेंथ। और वो लेंथ क्या है, वो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी और बी। जो मैंने अभी ये ऊपर लिखा था इसमें एक और चीज चलो ऐड कर देते हैं। इसको या तो ये इस तरह समेशन में लिखो या तो आप इसको इस तरह से भी लिखो, बात एक ही है। और ये मैंने आपको बता रखा है, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले मैंने जब सॉल्व कराया था तो ये कुछ यही बन रहा था, तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था। ये लेंथ का फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, ये लेंथ का फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा। तो देन सी जो है हमारा ये बी, और ये वेक्टर रहेगा तो इसके नीचे वो लगाएंगे साइन बी, और ये बी होगा। ये जो हमारा सी एक बनेगा, ये हमारा या तो हम इसको सी ही रखें या तो मतलब ये जो भी आप इसको बोलो, ये हमारा होगा नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। और यही जो हमारा होगा, तो ये जब हम आप देखोगे सी और सी का अगर जो है मतलब सी का ट्रांसपोज और सी लिखोगे तो ये भी 1 के इक्वल आएगा। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि देखो आपने देखा होगा, मतलब ये नॉर्मलाइज्ड क्यों लाया गया होगा वो जरा देखो, इसके पीछे बैकग्राउंड। आपने ये सपोज पढ़ा था, ये सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, ये उसका आइगन वैल्यूज आपने निकाल ली, आइगन वेक्टर सॉरी, आइगन वेक्टर, ये आइगन वैल्यूज या इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं, या इसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं, बात दोनों सेम है। तो आइगन वैल्यूज बेसिकली होता क्या है कि आइगन वैल्यूज में आप देखोगे तो आइगन वैल्यूज जैसे सपोज इस मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर अगर किसी ने अगर फाइंड किया, सपोज 2 आया है, 3 आया है, और सपोज मान लेते हैं 4 आया है, और ये कहाँ से पता चलेगा कितने आइगन वेक्टर आएंगे, तो सपोज ये 3x3 होगा तभी उसके 3 रूट्स आएंगे। अगर जो 2x2 होगा तो फिर ये वाला हट जाएगा। अब सपोज किसी ने इसके लिए सॉल्व किया, इसके लिए ये फर्स्ट निकाला, इसी तरह से जब इसके लिए करेगा तो वो सेकेंड वाला ये होगा। तो सपोज ये जब उसने सॉल्व किया तो उसका ये आया आंसर 1 माइनस, ये मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, आप देख लेना, सपोज ये -1 है। और वही अगर बात कोई दूसरा जो पर्सन है उसने अगर किया इसी चीज को, वो देखोगे कि उसने क्या कर दिया कि इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको -1 कर दिया, ऐसा कुछ आ गया उसका। कोई अदर पर्सन देखोगे उसने कर दिया, इसको 0.5 कर दिया, और इसको 0 कर दिया, इसको 0.5 माइनस में कर दिया, और भी जितने भी। तो ये क्या है, ये देखोगे कि ये कोई आप फिर रिजल्ट मतलब आंसर मैच नहीं कर पाओगे। और जबकि स्टैटिस्टिक तो इसीलिए मतलब हम मुझे लगता है कि बनाया भी इसीलिए गया होगा कि उसके जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये तो सिंपल है, ये मैथ्स का वर्क था, ये तुमने कर दिया। बट स्टैटिस्टिक आकर के इसने क्या किया कि यही जो चीज थी इसी को नॉर्मलाइज्ड कर दिया। नॉर्मलाइज्ड करने से क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर निकालने से क्या फायदा होगा। अब इसी का अगर जो है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर अगर सपोज निकाला जाता, मैं इसका सिर्फ बता रहा हूं और बाकी आप देख लेना। सपोज इसका अगर जो है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर निकाला जाता तो ये हमारा कुछ ये होगा, और ये इस तरह से ये करके निकाला गया, और इसको सपोज मैंने इस तरह से कुछ डिनोट कर दिया, क्योंकि ये नॉर्मलाइज को शो कर रहा है, क्योंकि ये इससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए तभी तो, या फिर इसको आप बी मानो या ए मानो, ये भी आप कर सकते हो जो भी आप इसको मानना चाहो। अब अगर जो बात इसका ये अगर आपको लेंथ अगर जो बात इसकी निकालनी पड़ी, तो ये मैंने आपको बताया था अभी फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इन सब का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करोगे तो सेम वैल्यू देगा, तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 2। तो बस करना क्या है, अब इसमें क्या किया, अब इसमें क्या करोगे, अब यही जो एक मिनट, यही जो ये ई था, इसी में ये अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2। तो बस या तो आप इस तरह से कर लो 0 1 -1, या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 0, चूंकि उसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 करोगे कोई मतलब नहीं रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2। और जब ये निकला तब मैंने भी बताया था आपसे कि जब इसका अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज और ये जब आप निकालोगे इसकी लेंथ, वो हमेशा इक्वल आएगी
इसके इक्वल आएगी 1 के। अब वो करके भी आप देख सकते हो, जैसे 0 का स्क्वायर करोगे वही आएगा, 1/√2 का अगर स्क्वायर करोगे 2 आएगा, इसका करोगे 1/2 आएगा, और ये जब मिल करके ऐड होगा और उसका अंडर रूट लोगे तो ये हमारा 1 के इक्वल ही आएगा। जब 1 के इक्वल आएगा तभी आप उसको नॉर्मलाइज बोलोगे, अदरवाइज उसको नॉर्मलाइज नहीं बोल पाओगे। इसको नॉर्मलाइज्ड आप नहीं बोल पाओगे। सपोज ये दोनों दे रखे हैं आपसे, सपोज ये आपको दे दिया किसी ने और ये दे दिया, और पूछ ले कि बताओ इसमें नॉर्मलाइज्ड कौन सा है, तो आप इसका तुरंत अगर जो वेक्टर लोगे आपको ये मिलेगा, ये नॉट इक्वल टू है 1 के, तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये आ गया तो इसका मतलब, तो यही बेसिकली वर्क है इसका स्टैटिस्टिक में नॉर्मलाइज्ड का। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। ये चलो अच्छी बात हुई कि मैं इसको यहीं पे समझाया दे रहा हूँ, जिससे कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आप बात मान के रखिएगा, आपको ये लगेगा थोड़ा कि बहुत ज़्यादा इतना तो हो सकता पूछा भी ना जाए, बट आप जब मैं चीज़ें कराऊंगा आप निश्चिंत रहिएगा, अगर आपने ये पूरा कर लिया है तो आप देखोगे कि आपकी चीज़ें आप कहीं पर भी नहीं फंसोगे, फिर डायरेक्ट सिर्फ चीज़ें चलती जाएंगी स्टैटिस्टिक की जो हैं वो तो अलग ही हैं। आप कभी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस बारे मैथ का ये वाला फार्मूला रह गया या वो, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रॉपर उसको पढ़ा है और प्रॉपर आपने लिखा है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी आपको पड़ेगा। अच्छा, देन इसमें नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें अभी क्या है, नेक्स्ट इसमें अगर बाद में हम देखें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, वो तो वेक्टर के बारे में था, बहुत यूज होगा। आप इसको मतलब किस तरह से संभाल के लिखना है, वो ऊपर वाला और ये, सपोज एक कोई मैट्रिक्स सी है जिसको मैंने ऑर्थोगोनल बोल दिया है, तो ये इसको इस तरह से लिखा जाएगा और खूब यूज होगा। इसी से समझ लो बहुत सारे प्रूफ होने वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10n, एक मिनट, 10n ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स C has orthonormal rows as well as orthonormal column। तो ये जब इस तरह से जब मैट्रिक्स लोगे तो जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसमें जो रो और जो कॉलम होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे। अब ये बेसिकली क्या कह रहा है वो जरा देखो, ये क्या कह रहा है इसको हम लोग जरा देखते हैं। सपोज ए अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि हम इसको मान रहे हैं कि ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स, तो सपोज ये अगर बाद इसके रूट्स हैं मतलब एलिमेंट्स लिखे हैं 1 1 1, ये भी 1 है, ये माइनस का 2 है, ये 1 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। अब ये क्या बेसिकली बात कर रहा है ये जरा देखो, अगर जो बाद में C1 या मतलब इसको लेंथ अगर जो बाद में हम देखें, ये मतलब C1 का मतलब ये हो गया कि ये हमारा, एक मिनट, हाँ, कॉलम फर्स्ट अगर इसकी अगर लेंथ देखें 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में 2 आ गया, इसीलिए जब C2 के लिए करोगे तो ये हमारा अंडर रूट 6 आ जाएगा, C3 के लिए जब करोगे तो ये हमारा अंडर रूट 2 आ गया। अब अगर जो बाद में आप देखो C1 × C2 अगर जो आप करो तो यहाँ पर अगर जो बाद में, अब ये इस तरह से हो गया, अब C1 और C2 अगर जो बाद में आप इनके एलिमेंट्स को अगर जो बाद में साथ में करोगे तो 1 का 1 के साथ में होगा तो 1 ही आएगा, और ये माइनस का ये होगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये हमारे क्या हो गया 0। तो यही देखो यहाँ पर ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक इसी प्रकार से जब आप C1 और C3 अगर जो बाद में इसी तरह से करोगे वो भी 0 आएगा, और इसी तरह से जब C2, ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इसके लिए रहेगा, इसके लिए ये नहीं आएगा, C1 मतलब C2 और C3 के लिए नहीं होगा। अब इसी को अगर जो बाद में डिवाइडेड बाई, मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको अगर डिवाइडेड बाई 6 कर लें, इसको डिवाइड 2 कर लें, इसको डिवाइडेड बाई, देखो C1 को डिवाइडेड बाई अगर जो हम 2 से कर दें, C2 को अगर जो बाद में डिवाइडेड बाई हम 6 से कर दें, और C3 को अगर डिवाइडेड बाई हम 2 से कर दें, ये सारी वैल्यूज जब आप लिखोगे देन आप करोगे तो यही वो चीज़ जो यहाँ पे दोनों 0 नहीं हो रहे थे वो दोनों 0 हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अगर जो बात में जब ये नहीं किया है, जब ये नहीं किया है तो भाई साहब जब लैंग्वेज जरा देखो कि क्या मतलब होगा। जब ये सपोज ये सॉरी जब ये सपोज अगर आपने ये नहीं किया है तब देखो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। लिखा है whose columns are mutually orthogonal, बट सारे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर देखो सारे नहीं हैं, बट नॉट ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल नहीं हो पाए। तो ऑर्थोनॉर्मल करने के लिए क्या किया गया है कि बस उसी की लेंथ से अगर जो बात आपने डिवाइड कर दिया तो ये जो आपका बनेगा वो यही इसी की मैं बात कर रहा था। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये √3 आएगा। इसको करके देखोगे, ये थोड़ा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका बेसिकली दिखेगा कैसा। ये 6 से कर दिया, अगर जो बाद में इसको अगर कर दिया √2 से कर दिया, देन आप चेक करोगे तो ये पूरी अगर लेंथ अगर आप देखोगे 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल हो गया। ये भी देखोगे, ये भी देखोगे, और इनके साथ में जब इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन भी देखोगे वो भी आप देखोगे कि 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बात सही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलत लिख दी थी इसीलिए एरर आ रही थी, वो यहाँ पर -1 होगा। तो ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए तब ये भी सही होगा। ये जो मैंने किया है ये 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिखा है, तो उसको आप सही कर लेना क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का साइन होगा। माइनस का साइन नहीं होगा तो फिर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर गलत हो जाएगा। तो कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे, और जो हमारे मतलब जब इस वाली मैट्रिक्स में आप देखोगे कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे और जो हमारी रो है वो भी मतलब ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे। यही हमारा बेसिकली इसमें बात थी। अब देखो नेक्स्ट, अगर सी अगर जो बात है P क्रॉस P का है और ये हमारा ऑर्थोगोनल है, और ए कोई एक मैट्रिक्स है मतलब P क्रॉस P की, ये कोई एनी मैट्रिक्स है, मतलब इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, बस ऐसा देख सकते हो कि उसके साइज सेम है। देन देखोगे फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है, सी जो है वो हमारा 1 और -1, 1 और -1 कोई भी हो सकता है। सेकेंड मतलब जो इसकी वैल्यूज आएंगी डिटर्मिनेंट की वो जरा देखोगे, और जो अगर जो बाद में इसको ए सी इसके साथ में करोगे तो ये इक्वल होगा इसी के। अब ये कैसे होगा वो जरा यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इस पे ऑपरेट हो जाएगा ट्रांसपोज मतलब वो ट्रेस। ये भी मैं जस्ट इसके आगे बात करूंगा, ये मैं बहुत जगह करके दिखाऊंगा, तो आप सोचोगे कि ये कैसे कर दिया। तो वहाँ पर यहाँ पे मतलब देख लो आप, ट्रेस मतलब इसी के जस्ट इक्वल हम ये लिख लेंगे, क्योंकि ट्रेस बेसिकली करता क्या है कि किसी भी अगर जो बात है सपोज यहाँ पे अगर आप ऑर्डर अगर देखो तो ये पूरी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर P क्रॉस P है, तो इसके मतलब वैल्यूज मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये अप्लाई होता है। तो ये अभी के लिए समझ लो कि ये हमारा, इसको सपोज मैंने मान लिया इतने पार्ट को, ये मैंने मान लिया B और ये हमने मान लिया सपोज कुछ भी D मान लो। तो ट्रेस जब इस पे लगता है, ये भी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक यही है, तो ये हमारा होता है ट्रेस BA। तो वही सेम यहाँ पर भी रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा AC, और ये हमारा C और इसका ट्रांसपोज ये। और चूंकि अभी मैंने बताया था ऑर्थोनॉर्मल में कि होने के लिए ये I के इक्वल होगा या फिर ये दे रखा हो तब भी, तो इसका मतलब ये I हो जाएगा हमारा, और जो हमारा इसके अंदर बचेगा ट्रेस A बचेगा, और यहाँ से ट्रेस चूंकि हमने लिया था ये हमारा गायब हो जाएगा, ये हमारा A1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में ये खूब यूज़ करूँगा तो ये आपको ध्यान रखनी है। देन इसकी जो वैल्यूज़ होंगी CIJ, मतलब ये जो इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस रेंज में लिखी होनी चाहिए। वेयर जो ये CIJ है ये किसका मतलब किसके एलिमेंट होंगे, P क्रॉस P के। अब ये कैसे, मतलब अगर जो बात है ये अगर किसी को लगे ये कैसे, क्योंकि ये मैं बहुत जगह लिखूंगा कि ये इसके कैसे हो सकते हैं, तो इस बात ये C सपोज मान लो, और ये हम मान लेते हैं P क्रॉस P का है, या हम चलो इसको छोटा सा बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 3 क्रॉस 3 का अगर हम बना लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि I बराबर हम ये ले लेते हैं C1, पहले हम ये कर लेते हैं वैल्यूज C11, C12, C13, इसी तरह से C21, C22, C23, 31, C32, C33। तो ये जो बेसिकली बात कर रहा है ये इसकी बात कर रहा है कि I और J सॉरी जो इनकी वैल्यूज हैं ये इनकी रेंज में ही लिखी जानी चाहिए।
ये यही है। देन इसके बाद में ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसके बाद में हमारा ट्रेस बचता है। देन इसके बाद में ट्रेस के बाद में आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर हैं। ट्रेस देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है। ट्वेल्थ नंबर ट्रेस। अब ट्रेस की ये एक डेफिनेशन आप मान लो, जो भी आप चाहो। द ट्रेस ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स आई जे, ये मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिखा जाता है, इज ए स्केलर फंक्शन डिफाइंड एज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। अब इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं कि मैंने लिखा क्या है। इस भाषा को आप अच्छे से लिख लेना, सिंपल सी बात है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है, आप उसको करोगे तो ये हो जाएगा। जो यहाँ पर है वो ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि वही यहाँ पर हमारा लगता है। सम ऑफ, क्या लिखा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो डायगोनल जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम करना है। अब ये ए अगर जो बात है, सपोज हम मान लेते हैं कुछ ये इस तरह से A11 A12, सपोज हम 2 क्रॉस 2 का मान लें A21 A22, तो ये कह रहा है सिर्फ इसका सम, ऑफ डायगोनल की बात ही नहीं की जा रही, सिर्फ इसका। तो ये हमारा n होगा, ai होगा। तो इसमें करते हुए अगर जो बात है आप इस तरह से भी लिखना चाहो, A11 A12 मतलब A22 A33, इसी तरह से चलता जाएगा, ANN, इस तरह से हो जाएगा। अब ये बेसिकली बता क्या रहा है, अगर जो बात है इसका एक एग्जांपल अगर हम यहीं पे देख लें, 1 2 3 4, तो ये कुछ नहीं है। अगर जो बात है ये सपोज 8 था, तो ये इसका अगर जो बात है ट्रेस अगर निकालोगे तो 1 + 4 = 5। बहुत यूज होगा, आप देखोगे। और ये जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ, बस ये समझ लो 1 से 2 3 वीडियोस की बात है, बट इसके बाद में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये सारी अगर आपको ना मिले तो बताइएगा, ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ए और बी ये प्रॉपर्टीज़ अब मैं लिख रहा हूँ, n क्रॉस n का है, तो देन तब क्या होगा, ट्रेस अगर जो बात में आप a प्लस माइनस बी, मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ट्रेस ऑफ a और देन प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b। अब सपोज अगर जो बात है किसी ने ट्रेस ऑफ b इसी तरह से दे रखा था और उसका अगर जो बात है उसने निकाल लिया, ये मतलब b के लिए सपोज 4 निकाल लिया, और ये इस तरह से प्लस माइनस करके अगर उसकी मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं, अगर आपको वही करना है तो 5 ये हो गया। अगर सपोज प्लस करना था तो ये हमारा 4 हो जाएगा, अगर माइनस करना है वही तो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है कि ए अगर जो बाय द वे n क्रॉस p है और b अगर जो हमारा p क्रॉस n है, देन क्या होगा, देन होगा ट्रेस ऑफ ए बी, ये हमारा होगा इक्वल ट्रेस ऑफ बी ए की। अब अगर जो बात है इसका ऑर्डर देखो तो n क्रॉस p हो जाएगा, और ये हमारा इसका ऑर्डर p क्रॉस n है। इसका अगर जो ऑर्डर आप देखोगे तो p क्रॉस n, मतलब ये अगर फाइनल देखोगे तो ये हमारा क्या बनेगा, n क्रॉस n का, और ये देखोगे तो n क्रॉस p का हो गया। इसका जो देखोगे तो फाइनल हमारा ये बनेगा। तो ये दोनों इस केस में देखो जबकि डिफर है, तो ये इसका जो ट्रेस का वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। और इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि इस पर कुछ लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट से n कैन बी लेस देन p भी हो सकता है, मतलब n लेस भी हो सकता है, या तो n इक्वल भी हो सकता है, या तो n हमारा ग्रेटर भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी इस केस में आ सकती हैं। अच्छा,
नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ए अगर जो बाय द वे हमारा n क्रॉस p है और ये हमारा रो होता था, ये हमारा कॉलम होता था, देन देखो, सॉरी इसको हटा दें, देन ट्रेस अगर जो बाय द वे लगे, ए का ट्रांसपोज है और ए है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, सिंपल सी बात है। और ये अगर जो बात है इसमें अगर जो आप देखोगे इसका फाइनल, क्योंकि मैंने बोला था समीशन में वहीं पे लगेगा, तो ये हमारा दे रखा है n क्रॉस p और इसका है p क्रॉस n। ये देखोगे तो ये हमारा पूरा फाइनल बनेगा p क्रॉस p का, तो इसका मतलब i बराबर 1 से n जाएगा, तो सॉरी p जाएगा। और ये हमारे क्या होंगे, ए आई डैश और ए आई हो जाएंगे। और यहाँ पर ए आई जो हैं, ए आई जो हैं वो क्या है, आयत आयत कॉलम ऑफ ए होंगे। इसी तरह से अगर इसको अगर हम चेंज कर दें और ट्रेस ऑफ, ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये अगर जो हो जाता है और i बराबर 1 से n हो जाता है, ए आई डैश ए आई, तो यहाँ पर ए आई जो हैं वो हमारे आयत रो होंगे, किसके होंगे, ए के होंगे। अच्छा, एक मिनट, ये चीज़ यहाँ पर सही लिखी है, इसको ज़रा देखो जो मैं लिख रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे, ये जो है हमारा जेन्युइन भी है पूछना, क्योंकि ये जब हमारा रहेगा यहाँ पे, इससे नहीं हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे पी लगेगा या नहीं लगेगा। अगर जो बाद में ये इस तरह से है, तब हमारा ये भी इसी तरह से ये लिखा जाएगा, आयत रो के लिए है, आयत कॉलम के लिए है। ठीक है, अगर किसी को इसमें लग रहा हो कि जो मैंने पहले लिखा था वो सही है, तो कमेंट कर देना, मैं उसको सही करूँगा फिर। क्योंकि मुझे भी ऐसा मतलब लग रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए, बट चूंकि ऐसा नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं है, तो इस चक्कर में मैं बता रहा हूँ कि ये वाला ये यही होगा मे बी, बट आप देख लेना, अगर जो बाद में ऐसा हो तो हमें बता देना। अगर जो बाद में ये हमारा कुछ दे रखा है, तब इसी को अगर जो बाद में रिप्रेजेंटेशन अगर जो बाद में इसका करना है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, और यहाँ पे अब चेंज है ट्रेस ऑफ, या मुझे लगता है वहाँ पर भी चेंज होगा, आप जरा एक बार चेक करना, बताना हमें, आई बराबर 1 से n या j बराबर 1 से p, तो ये हमारा होगा आई जे और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये आप सिंपल है, एक मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब इसका ऐसे मान लो करके भी देख लेना, तब पता भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि ये आप नहीं कर पाओगे। ये कुछ इस तरह से लेना, फिर बाद में उसकी चीज़ें करके देखना क्या ये हो रहा है नहीं। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए हमारा जो है n क्रॉस n है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, और एक p है जो n क्रॉस n की, ये क्या है, ये सिंगुलर है, मतलब सॉरी नॉन सिंगुलर है। आपके माइंड में आ जाना चाहिए जितनी भी चीज़ें मैंने बताई। देन क्या होगा, ट्रेस ऑफ p का इन्वर्स, इसका मैं यूज़ करूँगा, इसलिए ये इसको नोट कर लेना, ये ट्रेस ऑफ a हो जाएगा। अब ये क्या मैंने बता दिया, ये ज़रा देखो, चूंकि मैंने अभी बताया था, ये इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं c मान लेता हूँ, तो इसको अगर जब बाद में आप लिखोगे तो ट्रेस a p और ये p का इन्वर्स, और चूंकि ये आपको पता है a का इन्वर्स आई होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर उसी हिसाब से रहेगा जैसा यहाँ पे आप देखोगे। देन इसके बाद में ए का इन्वर्स और ए अगर जो है तो बी, तो ये हमारा अगर जो है देखोगे तो ये हमारा 1 मतलब आइडेंटिटी हो जाएगा, देन हमारा ए आ जाएगा। ये इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इकोनोमेट्रिक्स में, मैं यूज़ करूँगा इसमें भी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट इसमें, और हाँ आपको ये भी बताना है कि कैसा मतलब आपको एक्सपीरियंस हुआ है पढ़ करके, कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी लगी हो। खराब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई भी बता सकता है, अच्छी चीज़ अगर कोई हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, ए अगर जो बाद में n क्रॉस n है और ये कोई मैट्रिक्स है, सी अगर जो बाद में n क्रॉस n है, ये अगर जो कोई ऑर्थो है,
ये दोनों प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा यूज होंगी कि आप लिखते लिखते थक जाओगे। देन सेम वही ट्रेस सी और ए सी, ये भी ट्रेस ए के इक्वल होगा। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए यहाँ पर उसकी इसी में अगर तुम जाओगे तो पता चल जाएगा। ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की। आई ऑर्थोगोनल का मैंने लिखाया था, इसीलिए मैंने वहाँ पर भी बोला था कि इसको लिख लेना जहाँ पे आपका मन करे, क्योंकि इसका मैं यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। तो सेम वही आ जाएगा। देन इसके बाद में और एक नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अगर जो बाय हमारा एन क्रॉस पी है, जिसका रैंक अगर जो है वो मैंने आर है, ये मैंने बार बार बताया है क्या आर यहाँ पर है। ए अगर जो बाय नॉन सिंगुलर है, मतलब सॉरी, ए अगर हमारा जी इनवर्स है किसका, ए का, तो देन क्या होगा, देन होगा ट्रेस ए और ये ट्रेस, या इसको ट्रेस ए ये हो गया, ये हमारा इक्वल टू आर होगा, या इसको हम रैंक ऑफ ए भी कह सकते हैं। अब ये खूब यूज होंगे। अब इनको जैसे बाद में ये अगर सपोज वहाँ पे क्वेश्चन आ गया पेपर सेकेंड में, तो कोई बोले कि ट्रेस जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, जी इनवर्स का तो था, तो ये तो उसी की प्रॉपर्टी, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। ये आपको बस ध्यान दिलाने के लिए है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है, वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है, उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो, तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए, अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है, तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।